हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और हमारी बैच चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने पार्ट 1 में देखा था जो हमारा स्टार्टिंग से कि भारत का जो हमारा विस्तार है, भारत के नाम, इसके अलावा भारत के अक्षांश देशांतर, भारत में कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सभी चीज़ें हमने देखी थी। अब उसी में हमारा आगे हमने लास्ट में देखा था लाइनें। तो रेड क्लिप लाइन, मैकमोहन, डूरंड रेखा, इसके अलावा मैंने आपको बताई थी शून्य रेखा। अब उसके आगे आता है हमारा नेक्स्ट पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश में अगर हम बात करें तो पड़ोसी देश में भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। और इन 7 पड़ोसी देशों से अगर देखा है भारत के 16 राज्य और हमारे अगर देखा जाए 2 केंद्र शासित राज्य लगते हैं। अब इसमें पहला राज्य जिससे सर्वाधिक सीमा लगती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर सीमा लगती है और 5 राज्य से लगते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन हमारा दूसरे नंबर पे 3488 किलोमीटर, 5 राज्य: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान 3333 किलोमीटर, 5 राज्य: जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। चौथे नंबर पर है नेपाल। 1751 किलोमीटर, 5 राज्य: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पाँचवें नंबर पे आता है हमारा म्यांमार। म्यांमार अगर देखा जाए तो 1643 किलोमीटर, 4 राज्य: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। फिर आता है नेक्स्ट हमारा छठा आता है भूटान। 699 किलोमीटर, 4 राज्य: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। सातवें नंबर पे हमारा आता है अफ़गानिस्तान। 106 किलोमीटर और केवल एक मात्र राज्य हमारा लद्दाख। नेक्स्ट आता है हमारा भारत की जलीय सीमा। तो भारत की जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की जलीय सीमा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रादेशिक जल सीमा, 12 नॉटिकल मील। दूसरी है संलग्न क्षेत्र सीमा, 24 नॉटिकल मील। और तीसरी है अनन्य क्षेत्र सीमा, 200 नॉटिकल मील। तो समुद्र में आप कितना जा सकते हैं, तो उसके लिए 3 प्रकार की सीमा है। पहली है प्रादेशिक, दूसरी है संलग्न और तीसरी अगर देखा जाए तो वो है आपकी अनन्य क्षेत्र। तो इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट हमारी सबसे ज़्यादा है, वो है 12 नॉटिकल मील वाली। पेपर में सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो वो 12 नॉटिकल मील वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा इसमें इंडियन ज्योग्राफी में पहला फर्स्ट टॉपिक का होता है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अगला भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश में हम बात करते हैं भारत के भौतिक राज्यों की। तो भौतिक राज्यों के आधार पर या भौतिक आधार पर भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब 4 भाग हमारे अगर देखा जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो 4 भाग अगर हम बात करें तो एक तरफ हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, एक हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, एक होगा प्रायद्वीपीय पठार और उसके बाद तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो 4 तरह से हमारे ये डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। अब इसमें आता है हमारा सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेट के बीच में स्थित टेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने के कारण हुई है। अब एक हमारी इंडियन प्लेट है और एक हमारी यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई तो टकराने के बाद ये जो बना, ये हमारा बना हिमालय। और इसकी रचना हुई है टर्शरी काल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि हिमालय की रचना कब हुई है? टर्शरी काल में। ये भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम का भाग अधिक चौड़ा है। जैसे अगर हम इधर से देखें तो हमारा जो पूर्व की अपेक्षा अगर हम देखें और पश्चिम में, जैसे इस साइड हमारा ईस्ट और इस साइड हमारा वेस्ट, तो इस साइड का हिमालय हमें ज़्यादा चौड़ा और इस साइड का हिमालय हमें पतला देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस शेप में देखने को मिलता है। तो इधर चौड़ा है और इधर पतला है। हिमालय की श्रेणियाँ भारत की ओर उत्तल यानी भारत की ओर कुछ ऐसी हैं और अगर देखा तिब्बत की ओर अवतल यानी इधर कुछ ऐसी हैं। तो हिमालय की ओर भारत की ओर उत्तल, ये उत्तल हो जाएगा हमारा, और तिब्बत की ओर अवतल देखने को मिलती हैं। नदी घाटी के आधार पर अगर हम देखें तो नदी घाटी में सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग।
तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, इनके बीच का जो हिमालय है ये कहलाता है पंजाब हिमालय। फिर अगर देखा जाए पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, इसकी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी, इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। असम हिमालय तीस्ता से लेकर दिहांग तक, इसकी सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए उत्तर पर्वतीय प्रदेश को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अब जैसे अगर हम देखें नॉर्थ और इधर हमारा साउथ, इसमें सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय, फिर आता है हमारा ग्रेट हिमालय, इसके बाद आता है हमारा मिड हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय और सबसे लास्ट में आता है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, यानी अगर देखा उत्तर पूर्वी हिमालय। तो कई बार ये क्रम भी लगाने को आ जाता है, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, या कौन सा किसके बीच में है या कौन सा किसके उत्तर या दक्षिण। जैसे महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय, या मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय, या शिवालिक हिमालय के उत्तर में मध्य हिमालय। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से कई बार देखने को मिलते हैं दिशाओं के आधार वाले। नेक्स्ट है हमारा इसी में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई है। यह महान हिमालय के उत्तर में है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश आदि श्रेणियाँ आती हैं। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, क्योंकि जो टक्कर हुई थी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की, इसके बाद में जो पर्वत बना था वही हमारा ट्रांस हिमालय था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 या गौरीनंदा पर्वत है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर, और ये दुनिया की, भारत की तो सबसे ऊंची है, और अगर बात आती है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली हमारी माउंट एवरेस्ट है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राका पोशी, तो चोटी राका पोशी भी यहीं स्थित है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी के पश्चिम की ओर पामीर की गांठ तथा पूर्व की ओर कैलाश स्थित है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर आदि ग्लेशियर स्थित हैं। तो सियाचिन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर कोई है तो वो है सियाचिन, और अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर कोई है तो वो है लैम्बर्ट। तो ये आपको दोनों याद रखने। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो ये भी आपको याद रखना है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, या अगर देखा उच्च एशिया की रीढ़। नेक्स्ट है सिंधु नदी। ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख, जो हमारा काराकोरम, फिर है लद्दाख और फिर है जास्कर, तो ये श्रेणियाँ हमारी कुछ ऐसी हैं। अब यहीं पर अगर बात आती है तो जास्कर और लद्दाख के बीच में अगर देखा जाए, जास्कर और लद्दाख के बीच में यहाँ पर एक नदी बहती है अगर देखा जाए, सिंधु, और ये लद्दाख में बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम है बुंजी गार्ज। तो बुंजी नामक स्थान पर है तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया है बुंजी गार्ज। नेक्स्ट आता है हमारा वृहद हिमालय या महान हिमालय। वृहद हिमालय का निर्माण ओलेगोसीन काल में हुआ है। हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इसका विस्तार सिंधु नदी के गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माता, जिसे नेपाल में कहते हैं, वो महान हिमालय में ही स्थित है। वृहद हिमालय की घाटियों में भूटिया, या इसको कई बार आपने देखा होगा तो भोटिया भी लिखा हुआ मिल जाता है। भूटिया या भोटिया जनजाति निवास करती है, जो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। ऋतु प्रवास का मतलब ये है कि अगर मान लो ऊपर बर्फ़ पड़ रही है तो ये घाटी में आ गए, और अगर घाटी में नीचे अगर देखा जाए इनके अनुकूल मौसम नहीं है तो ऊपर चले गए। जैसे मौसम बदलता है उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपना स्थान भी परिवर्तन करते रहते हैं, और उसी बात को बोला है ऋतु प्रवास। आगे है अब ग्रेट हिमालय में कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं। तो ग्रेट हिमालय में अगर देखा जाए प्रमुख चोटियाँ हमारी कौन कौन सी हैं। माउंट एवरेस्ट 8848 सबसे ऊंची है। कंचनजंगा 8598 मीटर। मकालू 8848, मकालू अगर देखा जाए तो 8481 हो गई। धौलागिरी 8172 हो गई मीटर में। नंगा पर्वत 8126, अन्नपूर्णा 8078, नंदा देवी
7,817 मीटर, नामचा पर्वत 7,757 मीटर, केदारनाथ 6,945 मीटर। इसमें अगर इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो एक हमारा माउंट एवरेस्ट और दूसरी हमारी कंचनजंगा, ये दो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले नंबर पे अगर कोई आती है तो वो आती है हमारी माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर अगर कोई आती है ऊंचाई के मामले में तो K2 आती है, और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो कंचनजंगा आती है। अब K2 हमने देखी थी ट्रांस हिमालय में, बाकी दोनों हमारी ग्रेट हिमालय में है। इसीलिए अगर देखा जाए तो ये तीनों स्टार्टिंग की जो चोटियाँ हैं ये विश्व में और भारत में अगर देखा जाए और हिमालय में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है लघु या मध्य हिमालय। इसका निर्माण मायोसीन काल में हुआ था। ये वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। यह सबसे अधिक असम में स्थित है। वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी स्थित है। ये सभी घाटियाँ अपने आप में फेमस है। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। लाहौल घाटी में अगर देखा जाए तो इसमें जो चंद्रा और भागा नदी है ये मिलती हैं और बाद में चिनाब बनती हैं। स्पीति घाटी में बौद्धों का एक प्रसिद्ध तपोमठ फेमस है। कुल्लू को देवताओं की घाटी कहते हैं। कांगड़ा को में अगर देखा जाए धर्मशाला स्थित है, जहाँ अगर देखा जाए सबसे ऊंचा क्रिकेट का स्टेडियम है। और काठमांडू नेपाल का सबसे फेमस अगर देखा जाए नेपाल की राजधानी भी है। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप पाए जाते हैं और उनके द्वारा निर्मित संरचना को करेबा कहते हैं। कि जैसे अगर मान लीजिए पहाड़ है और यहाँ पर अगर बर्फ़ पड़ती है तो इस बर्फ़ में कुछ ना कुछ मिट्टी सेट हो जाती है, और जब ये बर्फ़ पिघलती है तो वो मिट्टी को भी बहाना शुरू करती है, और इसी कारण वहाँ पर मैदान बनते हैं जिन्हें हम करेबा कहते हैं। और ये मैदान केसर की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधार और अगर देखा है नेपाल में महाभारत, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, नेपाल में महाभारत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि महाभारत श्रेणी स्थित है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। और अगर बात आती है इसी को भारत में हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कहते हैं। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे हमारा सोनमर्ग या गुलमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो शिमला, मंसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सभी अगर देखा है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। यह अन्य श्रेणियों की तुलना में सबसे कम ऊंची है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1200 मीटर है, जिस कारण यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला मानी जाती है। शिवालिक तथा लघु हिमालय के मध्य घाटियों को पश्चिम में दून जैसे देहरादून, पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक में पाई जाने वाली द्वार स्थल आकृतियाँ चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध हैं। द्वार आकृतियों का मतलब यह है कि जैसे आपने पहाड़ों पर देखा होगा कि सीढ़ी नुमा कुछ खेत होते हैं, तो ये जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं यहीं पर जो खेती होती है वो चाय की खेती होती है, और इन्हीं जहाँ चाय की खेती होती है उसी को बोलते हैं द्वार स्थल। फिर आता है नेक्स्ट हमारा उत्तर पूर्वी हिमालय। यहाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं जो झूम, कर्तन, वन, दहन / पैड़ा या स्थानांतरित कृषि करती हैं। तो झूम कृषि का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ये कोई जंगल है, अभी पता लगा यहाँ पे जंगल को काटा और खेती करी, फिर यहाँ जंगल काटा यहाँ खेती करी, यहाँ जंगल काटा यहाँ खेती करी, मतलब इनका कोई भी एक एरिया फिक्स नहीं है, इसीलिए इधर उधर झूमते रहते हैं, तो इसीलिए बोला झूम खेती। और अगर जंगल को काटा तो कर्तन, अगर उसे जला दिया इंग्लिश में बर्न और हिंदी में दहन, और अगर देखा जाए इसी को जलाने को स्लैश भी बोलते हैं। पैड़ा लोकल भाषा में बोलते हैं। ये जगह बदलते हैं तो इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार पूछा गया अरुणाचल प्रदेश के मीरी, मिशमी, पटकाई, अम्बोर, डफला और पटकोई, और इसके अलावा बुमला, ये कई सारे जो नाम हैं ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे नाम पूछे जाते हैं कि मीरी, मिशमी, पटकाई क्या है। तो ये पहाड़ियों के भी नाम हैं और जनजातियों के भी, क्योंकि बाकी सभी नाम सेम राज्य के अकॉर्डिंग है। जैसे नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, असम में याद रखना आपको मीकेर पहाड़ी, और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, और असम, मणिपुर और नागालैंड में
बरेल पहाड़ी। तो अरुणाचल प्रदेश इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, और फिर अगर देखा बाकी लास्ट के 3 भी हमारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे हिमालय के प्रमुख दर्रे। अब हिमालय में अगर देखा जाए प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें तो हिमालय में कुछ हमारे दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे अब राज्यों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लद्दाख में काराकोरम, लानाकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला, जोजिला। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, बनिहाल, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग। उत्तराखंड में नीति, माणा, लिपुलेख और मुरेंगला। सिक्किम में जेलेपला और नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और दिफू। मणिपुर में तुजू दर्रा। अब नाथुला अगर देखा जाए, नाथुला दर्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए है। और उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए है। शिपकिला दर्रे से सतलज नदी आती है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। तो इसी कारण ये कुछ अगर देखा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं। और अब जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का डिवाइडेशन हो गया है तब से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पहले सभी दर्रे अगर देखा जाए तो एक ही राज्य में थे, वो थे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख घाटियाँ। जम्मू कश्मीर की घाटी और लद्दाख की घाटी अगर हम देखें तो पहली है मरघा घाटी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क अगर कोई है तो वो है हेमिस, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कश्मीर घाटी बनिहाल दर्रे के लिए फेमस है। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। जो सियाचिन ग्लेशियर था उसी में से एक नदी निकलती है नुब्रा नदी, उसी के कारण एक घाटी बनी है नुब्रा घाटी। सुरू घाटी कारगिल, जो हमारा कारगिल की लड़ाई हुई थी, ये कारगिल अगर देखा सुरू घाटी में ही स्थित है। गलवान घाटी लद्दाख में LAC के पास स्थित है, और यहाँ अक्सर अगर देखा भारतीय सेना और चीनी सेना में विवाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी भारत का अंतिम गांव चिटकुल यहीं स्थित है। पार्वती घाटी मणिकरण के गर्म पानी के फुब्बारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और यहाँ हेमकुंड साहिब के लिए भी रास्ता है। सांगला घाटी, इसे वास्पा घाटी भी कहते हैं। मालना घाटी, इसे छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की घाटी भी कहते हैं। पांगी घाटी भूटिया जनजाति का आवास है जो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। स्पीति घाटी में बौद्धों का प्रसिद्ध तपो मठ स्थित है। लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदी स्थित है। कांगड़ा घाटी में धर्मशाला स्थित है जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का स्टेडियम है। चंबा घाटी में डलहौजी स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दून घाटी, तो दून घाटी अगर देखा जाए अनुधैर्य घाटी का उदाहरण है। जौहर घाटी बिलाम घाटी या गौरी गंगा घाटी के नाम से जानी जाती है। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है और यूनेस्को के अंतर्गत आती है, तो फूलों की घाटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। धर्मा घाटी धर्मगंगा के द्वारा बनी है। सोर घाटी कत्यूरी राजवंश के लिए फेमस है। नीलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी कलिम्पोंग नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम में चुम्बी घाटी भारत, भूटान और चीन का मिलन बिंदु है और यहीं पर डोकलाम विवाद स्थित है। यूथोंग घाटी, ये भी हॉट स्प्रिंग या गर्म पानी के फुब्बारों के लिए फेमस है। नागालैंड जुकू घाटी अगर देखा जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में पहले अराकू घाटी, तमिलनाडु में कंबम घाटी, केरल की शांत घाटी जो कि जैव विविधता के लिए यूनेस्को के अंतर्गत आती है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान 5 भागों में विभाजित है। तो पर्वतों से जो नदियाँ आती हैं, पर्वतों के जस्ट बाद आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े पत्थर, उसके बाद पत्थरों का साइज़ हो जाएगा छोटा, फिर देखने को मिलेंगे छोटे छोटे पत्थर, फिर कुछ होगा नदी के पास का एरिया, कुछ होगा नदी के दूर का एरिया, और नदी लास्ट में अगर देखा जाए कहीं भी बहना शुरू कर देगी तो वो बनेगा डेल्टा। तो बड़े बड़े पत्थर हो जाएंगे भावर क्षेत्र, छोटे पत्थर हो जाएंगे तराई क्षेत्र, नदी के पास वाला हो जाएगा खादर, नदी के दूर वाला हो जाएगा बांगर, और लास्ट में नदी बनाएगी डेल्टा। उसी के आधार पर हमारे 5 भाग होते हैं। तो भावर बड़े पत्थर होते हैं इसलिए कृषि नहीं होती, और इन्हीं पत्थरों के नीचे नदियाँ बहती हैं तो इसीलिए नदियाँ प्रायः अदृश्य हो जाती हैं। तराई क्षेत्र में छोटे पत्थर होते हैं तो नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं इसीलिए दृश्यमान हो जाती हैं, और यहाँ खेती के लिए भी उपयुक्त होता है।
बांगर ये प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है। इसमें लवणीय क्षारीय उत्पूरन पाए जाते हैं जिन्हें रेह या कलर कहते हैं। इसकी कंकरीली भूमि को भोड़ भी कहते हैं, जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। खादर यह नवीन जलोढ़ मृदा या कांप मृदा या इसी को कछारी मृदा भी कहते हैं, कछारी मृदा कहलाती है, जो कि कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें चीका अर्थात नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। डेल्टा किसी भी उच्च भूमि को अगर देखा जाए डेल्टा कहते हैं। तो ये हमारा अगर देखा जाए यहाँ तक बात आती है, हमारे स्टार्टिंग के 2 पोर्शन हो गए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर का विशाल मैदान। नेक्स्ट अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे हमारे अगले पार्ट में प्रायद्वीपीय पठार की। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यूपी पुलिस के अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में, तो आप इसके एक बार अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और साथ ही साथ इसे नोट भी करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।